Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये बेसिकली चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज का 4th पार्ट होने वाला है, जहां पर हम हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूछा गया है पोर्ट्रेट पार्ले टेक्निक वॉज सिस्टमाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली जो पोर्ट्रेट पार्ले टेक्निक है इसको किसने सिस्टमाइज किया था, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो अल्फोंसो बर्टिलॉन थे इन्होंने पोर्ट्रेट पार्ले टेक्निक के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पोर्ट्रेट पार्ले टेक्निक है ये क्या होती है, सो बेसिकली पोर्ट्रेट पार्ले का मतलब होता है किसी भी पर्सन की वर्बल डिस्क्रिप्शन देना, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके मतलब जो भी बॉडी फीचर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका वो किस तरह का है, उसके जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें बॉडी मेजरमेंट्स की, तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि बॉडीली मेजरमेंट्स लिए जाते हैं तो वो आपका एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर चला जाता है। ठीक है, सो ये क्या है, आपका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पोर्ट्रेट पार्ले क्या है, सो इट इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेनली एंथ्रोपोमेट्रिक टर्म्स। और ये बेसिकली किसी भी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है और इसको जो है डेवलप किया था अल्फोंसो बर्टिलॉन ने, जो कि एक फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के फादर कौन है, तो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के फादर भी आपके हो जाते हैं अल्फोंसो बर्टिलॉन। अल्फोंसो बर्टिलॉन आपके क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के फादर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्यू ऑर्फिला, सभी को पता होगा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्विन गोडार्ड, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैल्विन गोडार्ड जो हैं किस फील्ड के फादर हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसका आप लोग आंसर मुझे ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कॉमन रहते हैं वो सभी को पता होता है, बट जो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाते हैं वो कई बार आपको थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या सही आंसर होना चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पर बताना है कैल्विन गोडार्ड के फादर कौन है, बाकी कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस। फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो होता है फिजिकल एविडेंसेस का, उसके लिए एक बेसिक कौन सा प्रिंसिपल होता है एमंग दी ऑल दी 7 फोरेंसिक साइंस प्रिंसिपल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है वो एक बेसिक माना जाता है किसी भी एविडेंस की फोरेंसिक एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। अभी अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो लॉ ऑफ कंपैरिजन क्या है, जो भी सिमिलर चीज़ें होती हैं हमें उन्हीं को कंपेयर करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर एक चीज़ अपने आप में यूनिक होती है। जैसे कि अगर हम फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो वो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, तो वो चीज़ आपकी आ जाती है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज की, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है बेसिकली जब कोई भी दो चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं तो उनके सरफेस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं या जो भी चीज़ें रहती हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होती हैं, वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को ही फोरेंसिक एग्जामिनेशन में किसी भी फिजिकल एविडेंस के लिए बेसिस माना जाता है। उसके अलावा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसके चांसेस, उसके होने के चांसेस कितने होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी जैसे 2 चीज़ें हैं तो 2 में से एक के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है वही चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैच दी कॉलम है बेसिकली GEQD और लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखे हुए हैं। तो सभी को आपको पता होना चाहिए वैसे ही कि जो शिमला वाली है इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1906 में हुआ है। कैलकाटा वाली जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ है और जो हैदराबाद वाली GEQD है उसका एस्टैब्लिशमेंट आपका ये 1969 में है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1969 में हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, 1 का पेयरिंग C के साथ में, 2 का पेयरिंग B के साथ में, तो ये आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो आपका है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि 1969 में है हैदराबाद का एस्टैब्लिशमेंट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच दी फॉलोइंग, ये बेसिकली बुक्स के बेस पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो फिंगरप्रिंट्स बुक है, तो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये है हैंस ग्रॉस, और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एल्बर्ट एस ऑसबर्न। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 की पेयरिंग बी के साथ में है, 2 की पेयरिंग सी के साथ में है, तो 1B एंड 2C आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, एंड 3 की पेयरिंग ए के साथ में हो गई। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो बेसिकली बुक का जो नाम है, कई बार उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं कि उस बुक को किसने लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हो गई। अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है चेन ऑफ कस्टडी को। सो चेन ऑफ कस्टडी को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो अगर कोई भी क्राइम हुआ है, तो उस क्राइम पर अगर कोई भी जो भी पुलिस जाते हैं या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं, उनकी वहाँ पर विजिट से लेकर के वो जो केस चल रहा है, उस केस की प्रॉपर जब उसका लास्ट फाइनल डिसीजन तक आ जाता है, वहाँ तक मतलब कि जो भी एविडेंसेस हैं उसके कोर्ट तक पहुँचने तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पूरा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जैसे चीज़ें अकॉर्डिंग टू दी लॉज होनी चाहिए, वो आपका पूरा चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही सही तरह से होनी चाहिए। तो ये हो जाती है आपका चेन ऑफ कस्टडी। सो बेसिकली इसमें अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें, लास्ट ऑप्शन से चलते हैं, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी आर्टिकल ऑफ एविडेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्कवरी एट क्राइम सीन टू इट्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू लैब। तो ये काम सिर्फ लैब तक ट्रांसपोर्ट करने तक का नहीं होता है, ये काम आपका जब कोर्ट में आपके एविडेंसेस की रिपोर्ट पहुंच जाती है, वहां तक आपको पूरा जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें सिक्वेंशियल करनी पड़ती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी आर्टिकल ऑफ एविडेंस एंड ट्रांसपोर्ट टू लैब फॉर एग्जामिनेशन एंड इट्स टेम्परेरी स्टोरेज टिल इट्स फाइनल सबमिटेड टू कोर्ट। तो ये बात कुछ हद तक सही है, तो इसको अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्कवरी एट क्राइम सीन टू इट्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू लैब फॉर एग्जामिनेशन एंड इट्स टेम्परेरी स्टोरेज टिल इट इज़ फाइनली सबमिटेड टू कोर्ट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एविडेंस की बात हो रही है, इस वजह से इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तरह के फिजिकल एविडेंसेस होते हैं हम उन सभी को इंक्लूड करते हैं, तो इस वजह से ये भी है, इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, सो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी आर्टिकल ऑफ एविडेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्कवरी एट क्राइम सीन टू इट्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू लैब फॉर एग्जामिनेशन एंड इट्स टेम्परेरी स्टोरेज टिल इट इज़ फाइनली सबमिटेड टू कोर्ट। सो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत सही तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर जब हम क्राइम सीन की डिस्कवरी होती है तब से लेकर के जब हमको उसका कलेक्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है लैब तक, उसके बाद में फाइनली हमको कोर्ट में सबमिट करना है, वहाँ तक हमको पूरा रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाती है। अभी हमने ऑप्शन नंबर जो 3 था उसको होल्ड पे रखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी आर्टिकल ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लिखा है कि हमें रिकॉर्ड को मेंटेन करना है एंड ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ पर कोई भी तरह का कलेक्शन की बात नहीं हुई है, कलेक्शन को इन्होंने इंक्लूड नहीं करा है। इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से कई सारे आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत सी कन्फ्यूजन आ जाती है। तो जब आप हर एक ऑप्शन को थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए और थोड़ा सा सोचते हुए उसको करेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम आई थिंक 3 वीडियोस कर चुके हैं। इसमें हमने सारे जितने भी चीज़ें हैं कवर कर दी हैं, और जो चीज़ नहीं क्वेश्चन के फॉर्म में है वो उनके एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मैंने डाल दी है। सो जितने भी वीडियोज़ हैं इनको बहुत अच्छे से इनको देख के जाइएगा। आपके एग्जाम में अगर हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड इसके बाद में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज में हम बैलिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो हम नवंबर का पेपर डिस्कस कर रहे थे वो पेपर को भी हम कंटिन्यू
करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो PDF रहती है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारे वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना मस्ट है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।